हाय फ्रेंड्स, सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्या है, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो कि हमारा न्यू सेट चल रहा था, जिसमें से आज का हमारा सेट नंबर जो है ये 3 होने वाला है। ठीक है, और आज का ये सेट नंबर जो है क्या है, यह जो है हमारा 3 है। ठीक है, इससे पहले जो हम लोग 2 सेट कर चुके हैं। यदि वो वाला सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर आप जो है पिछले सभी वीडियो को लगा सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट के अनुसार जो आप लगाइएगा। चलिए, तो यह वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो केवल पढ़ने वाले छात्र हैं। ठीक है, जो केवल पढ़ने वाले छात्र हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, अन्यथा अभी ही जो है आप छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो देखने से पहले यदि आप किसी भी प्रकार का जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया चलाते हैं, तो सबसे पहले जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए, तो इसमें यदि 100 प्रश्न हम बता रहे हैं तो आपको जो है कम से कम यदि 40 प्रश्न आप सही कर रहे हैं, 100 प्रश्न में यदि आप 40 प्रश्न जो है यदि आप सही कर रहे हैं तो आप समझ ले सकते हैं कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अन्यथा आप जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, पहले आप तैयारी को जांचिए कि आप 100 प्रश्न जो है कितने प्रश्न जो है आप मतलब जो है सही कर रहे हैं। और इसमें यदि आप बात सोच रहे होंगे कि केवल जो है आपका जीके जीएस का प्रश्न है, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। यानी कि 100 प्रश्न जो है इसमें यानी कि जीके जीएस हो गया, उसके बाद मैथ हो गया, और उसके बाद करेंट अफेयर्स भी हो गया। ठीक है, और इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, यानी कि सभी सब्जेक्ट को जो है इसमें कवर किया गया है, और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के जैसा ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सभी बात जो आपको समझ में घुस गया होगा, तो इसलिए जो वीडियो को भी कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बताइए कि सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिनिधित्व क्या है, कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है यह किस घटना का परिणाम है, यह जो है किस घटना का परिणाम है। देखो, यह अस्टाम्प एक्ट क्या हो जाएगा, अस्टाम्प एक्ट। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्टाम्प एक्ट। देखो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है यह 13 क्या हो जाएगा, 13 ब्रिटिश उपनिषदों में दिया गया था, जो कि 1750 ईस्वी में कब दिया गया था, ये 1750 ईस्वी में और 1760। ठीक है, 1750 से 1760 के बीच में जो है ये दिया गया था। ठीक है, और यह जो है अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक था। यह जो है अमेरिकी क्रांति मतलब कारणों में से जो है एक था, इसे भी याद रख लेना है। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि जलियांवाला बाग यानी कि हत्याकांड जो है ये कहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ पर हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ पर हुआ था। देखो, यह अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, यह जो है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 में जो है ये अमृतसर में हुआ है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर की, भारत एक डैश राष्ट्र है। भारत जो है एक डैश राष्ट्र है, ये बताना है। भारत जो है एक डैश राष्ट्र है। देखो, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यह जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने मतलब जो है प्रस्तावित की थी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की यानी कि परिकल्पना किसने जो है ये प्रस्तावित की थी। देखो, यह जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, यह जो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप सभी को हम बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है इसी प्रकार का जो कि होने वाला है, सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में यानी कि भारतीय शांति सेना जो कि भेजी थी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी।
देखो, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना जो है ये राजीव गांधी के समय में भेजी गई थी। यह जो है राजीव गांधी के समय में जो है भेजी गई थी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजीव गांधी के समय में जो है श्रीलंका में जो है शांति सेना भेजी गई थी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है कौन है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है ये कौन है। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है ये कौन है। देखो, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। देखो, ये बहुजन समाज पार्टी क्या हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। देखो, बहुजन समाज पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय पार्टी होता है। यह जो है एक राष्ट्रीय पार्टी होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह किसने कहा था। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह किसने कहा था। यह जो है किसने कहा था। देखो, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि संवाद का अर्थ जो है ये क्या है। संवाद का अर्थ जो है ये क्या है। देखो, संवाद का अर्थ होता है कि संघ एवं राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या होता है कि संघ एवं राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, अगला प्रश्न पढ़ लेना है, उसके बाद ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य जो है ये क्या नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य जो है ये क्या नहीं है। सही से प्रश्न को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, बताइए। देखो, यह सिर्फ मतलब शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं, यह जो है नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बताना है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो है ये क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो है ये बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार ये भी मतलब देना चाहिए। सिर्फ शिक्षित लोगों को ही मतलब दान जो है मतलब करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व तो होना चाहिए। यानी कि 1, 2 और 3, 4 क्या है ये मतलब बिल्कुल सही है। बाकी बात ये 3 जो है कि सुदृढ़ पंचायती राज ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि नस्लवाद का अर्थ होता है, यानी कि नस्लवाद का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो, नस्लवाद का अर्थ होता है ये रंग भेद। क्या होता है, यह जो है रंग भेद होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रंग भेद। नस्लवाद का अर्थ जो है ये रंग भेद होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है निम्नलिखित में से किसके साथ जो है ये संबंधित नहीं थे। किसके साथ संबंधित नहीं थे। देखो, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ जो है नहीं थे। यह जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये नहीं थे। चलिए,
अगला प्रश्न बताना है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रोगेट्स यानी कि मूवमेंट किस देश में चलाया गया? किस देश में चलाया गया? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित यानी कि सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है किस देश में चलाया गया है? किस देश में जो है चलाया गया है? देखो ये ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पर चलाया गया है? यह जो है ग्रेट ब्रिटेन में जो है ये चलाया गया है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, ग्रेट ब्रिटेन। देखो इसमें टोटल यानी कि इंग्लिश, मैथ, हिंदी और जीके ये सभी प्रश्न को जो है कवर किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है ये कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है ये कितना होता है? देखो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है होता है ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति का सदस्य जो है ये अक्सर डैश वर्ष के लिए जो है ये चुने जाते हैं, यानी कि कितने वर्ष के लिए जो है चुना जाता है? देखो पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो है ये जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये जो है अक्सर 5 वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य जो है ये किसके शासनकाल को जो है कहा जाता है? किसके शासनकाल को जो है कहा जाता है? देखो ये लुई XVI क्या हो जाएगा? लुई XVI कहने का मतलब जो है लुई 16 क्या हो जाएगा? लुई 16 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है, यानी कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जो है ये कब हुआ था? देखो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर जो है ये 1931 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? यह जो है 1931 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? देखो ये चाइना देश जो है नहीं था, ये चाइना देश नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? देखो राष्ट्र अंग का मतलब नहीं है, राष्ट्र संघ का अंग जो है ये विश्व स्वास्थ्य संघ क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संघ। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, विश्व स्वास्थ्य संघ। चलिए अगला प्रश्न है कि 20 नंबर की संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्ट जो है ये कहाँ तैयार हुआ था? देखो ये सैन फ्रांस क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र का चार्ट जो है ये सैन फ्रांसिस्को में जो है ये तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का चार्ट जो है ये सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटा था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है कब लौटा था? देखो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ये 1915 ईस्वी में जो है लौटा था। गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ये 1915 ईस्वी में जो है लौटा था। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा घटना है जो द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? दूसरे विश्व युद्ध का जो है परिणाम नहीं है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है,
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुआ था। यानी कि राष्ट्र संघ का गठन, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्र संघ का गठन जो है परिणाम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में जो है ये क्या गलत है। घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है। देखो गलत यह है कि इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। इसमें जो है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सही सुमेलित है, यानी कि इसमें जो है कौन जो है सही सुमेलित है। देखो सही सुमेलित है ये बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना जो है ये 1925 में हुआ है। ठीक है, ये जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, और हम बात कर लें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना जो है ये हुआ था, तो इसका जो है मतलब उद्देश्य क्या था। तो हिंदू पुरुषों के चरित्र निर्माण के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित करना था। इसे भी याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह था कि मतलब जो है कि मतलब हिंदू पुरुषों के चरित्र निर्माण के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित करना। ठीक है, इसे भी याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। 25 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। ऑप्शन जो कि आपको आगे मिलने वाला है। प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट जो है काफ़ी शक्तिशाली हुए। जाट जो है काफ़ी शक्तिशाली हुए। देखो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो हुआ ये चूड़ामन, क्या हो जाएगा, ये जो है चूड़ामन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी चूड़ामन। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि पेशावर क्या है कि पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं। पेशावर एवं काबुल जो है ये किसके मध्य से एक दूसरे से जो कि जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखो पेशावर और काबुल के मध्य जो है ये खैबर दर्रा स्थित है। यह जो है खैबर दर्रा जो है इसके बीच में स्थित है, यानी कि एक दूसरे से जो है ये खैबर दर्रा से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर वनस्पति जो है यह निम्नलिखित में से किससे जो है ये संबंधित है। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो यह जो है फर वनस्पति जो है ये अल्पाइन, क्या हो जाएगा, अल्पाइन मतलब वन से जो है ये संबंधित है। अल्पाइन वन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये डैश राज्य में जो है स्थित है। देखो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में जो है ये स्थित है। नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, यानी कि वह जो है कौन है। देखो आकेशिया, क्या हो जाएगा, आकेशिया विषुवत रेखीय वनस्पति नहीं है। यह जो कि एक रेगिस्तानी, क्या है, ये रेगिस्तानी वनस्पति है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आकेशिय। आकेशिय जो होता है यह एक रेगिस्तानी वनस्पति होता है। रेगिस्तानी वनस्पति होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक नदी जो है ये किसे कहा जाता है।
देखो कोसी नदी क्या है, कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक नदी होता है। कोसी नदी जो है यह बिहार का शोक नदी होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का चंद्रमा का घूर्णन अवधि क्या है। चंद्रमा का घूर्णन अवधि जो है ये क्या है। चंद्रमा का घूर्णन अवधि जो है ये क्या है। देखो ये 28 दिन कितना है, ये 28 दिन है। चंद्रमा का घूर्णन अवधि जो है ये 28 दिन का है। चलिए अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो है ये क्या है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण जो है ये क्या है। देखो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा जो है ये उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर की प्रायद्वीपीय क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये कौन सी है। देखो ये गोदावरी। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है ये गोदावरी नदी है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि आयोजित हुआ है वह है। देखो ये 1992 में कब हुआ है, यह 1992 में जो है आयोजित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या जो है ये क्या है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या जो है ये कितनी है। देखो यह 16 है। कितना है, यह जो है 16 है। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या जो है यह 16 है। चलिए अगला प्रश्न है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जो है यह जिस राज्य में अवस्थित है वह है, यानी कि यह किस राज्य में अवस्थित है। देखो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा है नहीं गुजरती है वह है, यानी कि कर्क रेखा जो है देखो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। देखो ये बिहार से होकर जो है नहीं गुजरती है, बल्कि त्रिपुरा हो गया और क्या कहते हैं ये झारखंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये सभी है। ठीक है, लेकिन बिहार से होकर नहीं गुजरती और टोटल ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कारक क्या है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह जो है क्या है। देखो पृथ्वी की परिभ्रमण जो है ये गति का प्रभाव क्या कहते हैं जलवायु पर नहीं पड़ता है, बल्कि ये समुद्र से दूरी पृथ्वी की परिक्रमा यानी कि गति जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। चलिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है। जनगणना 2001 के अनुसार यानी कि किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता जो है ये द्वितीय सर्वाधिक रही है। द्वितीय सर्वाधिक रही है। देखो ये तृतीयक क्या हो जाएगा, यह तृतीयक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। यह घर मेरा है, ठीक है, और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द जो है ये क्या है, ये बताना है।
रेखांकित शब्द जो है ये क्या है ये बताना है। देखो यह घर शब्द जो कि संज्ञा पद है, यह घर जो है यहाँ पे ये क्या है, यह जो एक संज्ञा पद है, यह क्या है, यह जो संज्ञा पद है। ठीक है, यह घर जो है संज्ञा पद है, क्योंकि यह पूरा पद संज्ञा पद की भांति काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है ना पूरा सब पद ही जो है संज्ञा पद की भांति क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यह घर जो है यह एक संज्ञा शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द जो है किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, किस क्रिया विशेषण का जो है ये प्रकार है। देखो शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में जो रेखांकित पद जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यह क्रिया की रीति यानी कि ढंग बताता है। यह क्या कर रहा है कि क्रिया की रीति यानी कि ढंग बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। देखो तुम जितना खाओगे उतना ही, यहाँ पर जो है कि तुम जितना खाओगे उतना ही क्या है, उतना ही यानी कि ताकतवर बनोगे। वाक्य में जो है रेखांकित शब्द जो है ये क्या है, परिणामवाचक। क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्योंकि जितना उतने परिणाम का बोध कराते हैं। क्या करता है कि जितना उतने जो है परिणाम का यहाँ पर बोध हो रहा है। देखो यह सही प्रश्न जो है हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही उत्तर को छांटना है। ठीक है, छांटिए। सायनागढ़, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। इनका परिचय है। देखो यहाँ पर जो है यौगिक रुद्ध योग रुद्ध क्या हो जाएगा, यौगिक रुद्ध योग रुद्ध। ठीक है, देखो सायनागार यानी कि सायन प्लस आगार यानी कि माइनस का यौगिक शब्द है। यहाँ पर क्या है, यौगिक शब्द है। सायन प्लस आगार ये क्या है, यौगिक शब्द है। लेकिन कातर जो है ये दयनीय यानी कि एक विशेष अर्थ के लिए रूप हो गया है। ठीक है, और जैसे कि हम बात करें जैसे हिमालय बराबर जैसे विशेष पर्वत के लिए मतलब प्रयुक्त शब्द है। और योग रुद्ध जो है, योग रुद्ध, ये योग रुद्ध की हम बात करें योग रुद्ध, ये योग रुद्ध क्या है, तो यह वर्ग का एक रूप शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा यौगिक रुद्ध योग रुद्ध। चलिए अगला प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में जो है क्या है। देखो बहुव्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है और ना दूसरा पद जो है आप मतलब क्या कहते हैं आपितु, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि दशानन में दो पद हैं, जैसे कि दशानन में क्या है, दो पद हैं। और 10 आनन की, किंतु इसका अर्थ है कि रावण यहाँ ना 10 की प्रधानता है और ना आनन की आपूर्ति है, किसी तीसरे पद यानी कि रावण की प्रधानता है कि अतः बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। कहने का मतलब जो है कि 44 का सही आंसर जो है मतलब क्या है, तृतीय पद जो है यह प्रधान हो रहा है। ये क्या हो रहा है, तृतीय पद जो है यहाँ पर प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पाठ प्लस शाला यानी कि पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा। पाठशाला यानी कि पाठ प्लस शाला यानी कि बराबर हो गया पाठशाला के मेल को जो है क्या कहा जाएगा, मेल को क्या कहा जाएगा। देखो पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला यह जो है संयोग है, क्योंकि संधि में जब दो पद पास पास आते हैं तो उनमें जो है विकार सहित मेल होता है। जैसे देव प्लस इंद्र हो गया, देवेंद्र हो गया। ठीक है, इसी तरह से तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयोग। क्या हो जाएगा, ये जो संयोग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि शुद्ध वाक्य को जो है छांटना है। यहाँ पे
शुद्ध वाक्य जो है क्या करना है, छांटना है। देखो शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर यही हो जाएगा कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ये जो बिल्कुल सही है कि मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापार हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। निम्नलिखित में से कौन है जो शरीर में विटामिन डी जो है बनाता है, शरीर में विटामिन डी बनाता है, शरीर में विटामिन डी जो है बनाता है। देखो ये त्वचा जो है ये शरीर में विटामिन डी को प्राप्त करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में होगा। सन 2014 में कि फुटबॉल विश्व कप जो है ये कहाँ पर मतलब हुआ था, ये बताना है कहाँ पर हुआ था। देखो ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये जो है ब्राज़ील में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है। कंगारू जो है ये कहाँ का मुख्य पशु है, कंगारू जो है ये कहाँ का मुख्य पशु है। देखो कंगारू जो है यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एक मुख्य पशु है। ठीक है, कंगारू जो है यह ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, यह जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है। देखो ये पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, पेरिस में। चलिए अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है ये किससे संबंधित है। देखो यह फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है यह किससे संबंधित है, यह फुटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है यह किसने दिया था। देखो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके सामने इंग्लिश का प्रश्न रखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रश्न जो बता रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि साल की पूर्व संध्या और ना ही यानी कि वैलेंटाइन डे भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश क्या है। भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है। यहाँ पर इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज यानी कि है। क्या हो जाएगा, इज यानी कि है। ये डैश की जगह जो है यानी कि इज। देखो इंग्लिश का सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिल इन दी ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। फिर से वही प्रश्न है, यानी कि ऐतिहासिक क्या है कि ऐतिहासिक अवसर या प्रतिष्ठित व्यक्ति डैश धर्मनिरपेक्ष छुट्टियों पर अस्मरणीय। देखो आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, आर के मतलब यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हिम्मत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिम्मत। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर की निम्नलिखित क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम, यानी कि प्लेट टू फ्लोइंग सेंटेंस। कहने का मतलब ये बता रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है कि आई बोथ ऑल दीज बुक्स डैश ओनली आर एस, यानी कि 700 रुपया। प्राइस जो है ये 700 रुपया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मैंने ये सभी पुस्तक खरीदी डैश केवल 700 में। देखो यहाँ पर फोर हो जाएगा, मतलब के लिए। क्या हो जाएगा, के लिए। फोर का मतलब होता है के लिए।
चलिए अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई यानी कि द वर्ड विच इज अलाउ यूज्ड ए सिंगुलर। कहने का मतलब हमारा यह है कि यहाँ पर प्रश्न बता रहा है कि उस शब्द को पहचानना है जो सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो सदैव एक वचन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। तो कोई मेसलेस यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब होता है खसरा। क्या होता है? खसरा, मेसलेस। चलिए अगला प्रश्न है कि द यंग वन ऑफ ए गोट इज किड एंड डेड फॉक ऑफ मतलब हैन इज। बताइए, यानी कि यहाँ बोल रहा है कि बकरी का बच्चा बच्चा है और मुर्गी का बच्चा डैश, ये बताना है। देखो चिक क्या हो जाएगा? ये चिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चूजा। क्या हो जाएगा? चूजा, यानी कि बकरी का बच्चा बच्चा है और मुर्गी का बच्चा ये चूजा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए कि इन द फ्लोइंग सेंटेंस आर यानी कि वन वर्ड इज अंडरलाइंड, चूज द वर्ड विच मीन्स मस्ट नियरली द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड। यानी कि ही डिड नॉट मतलब डेट रामन वाज ए टीचर्स फ्रेंड्स। बताइए, यानी कि निम्नलिखित में से एक शब्द को रेखांकित है, ठीक है, और शब्द चुने जिसका अर्थ रेखांकित शब्द के लिए लगभग क्या हो? समान हो, ये बताना है। देखो यहाँ पर जो है फ्लैश एंड डिसलॉयल यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गलत और बेवफा, गलत और बेवफा। ठीक है, गलत और बेवफा, बेवफा, गलत और बेवफा। चलिए अगला प्रश्न है कि विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? देखो बुअर डैम क्या हो जाएगा? यहाँ पर बुअर डैम का मतलब होता है कि सुअर डैम। क्या हो जाएगा? सुअर के साथ डैम नहीं जाता है, सुअर के साथ जो है डैम नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, भारत में खरीफ फसल का मौसम जो है ये क्या होता है? देखो दिसंबर से मार्च तक क्या होता है? ये जो है दिसंबर से मार्च तक होता है। भारत में खरीफ फसल का मौसम जो है यह दिसंबर से मार्च होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण जो है ये क्या होता है? रासायनिक पोषकों का चक्रण जो है ये क्या होता है? देखो यानी कि जल हो गया, जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी, भूमि द्वारा भी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी के द्वारा होता है। चलिए प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन जो है संश्लेषण होता है। देखो ये प्रोटीन जो है ये राइबोसोम में जो होता है, कहाँ पर होता है? ये राइबोसोम में जो है संश्लेषण होता है। प्रोटीन जो होता है ये राइबोसोम में क्या होता है? संश्लेषण होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। देखो खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 से मतलब 2 से 4 डी एक क्या है? 2 से 4 डी जो है ये क्या है? देखो 2 से 4 डी एक खतरनाक यानी कि क्या कहते हैं? मतलब खरपतवार। क्या हो जाएगा? मतलब खरपतवार यानी कि एक नाशी रसायन होता है। खरपतवार जो होता है उसको नाश करने के लिए एक रसायन होता है जिसका प्रयोग जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मतलब फसलों में मतलब क्या होता है? चोरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण में हेतु यानी कि इन फसलों को पहली सिंचाई के बाद जो है यानी कि बुआई के 30 से 36 दिन की फसल अवस्था पर स्प्रे के रूप में इसमें जो है किया जाता है, जिसको हम लोग स्प्रे बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, तो हमारा ऑप्शन के अनुसार हम बताएं तो एक खर पतवार वानस ना मतलब जो है ये नाशक दवाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पुनरुद्भवन क्या है। पुनरुद्भवन की विशेषता क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की विशेषता क्षमता जो है कि कहाँ पर पाई जाती है। देखो इसकी यानी कि पौड़ी फेरा में कहाँ पर पाया जाता है, पौड़ी फेरा में। पौड़ी फेरा में इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पौड़ी फेरा में। चलिए अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक यानी कि टिड्ढा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर जो है ये क्या होगा। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक हो गया, टिड्ढा हो गया, घास हो गया और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है, ठीक है, तो तृतीय पोषी स्तर पर जो है ये क्या होगा। देखो मेढक हो गया तृतीय खाद्य स्तर पर आता है। मेढक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय खाद्य पोषक स्तर पर जो है यहाँ पर आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में जो है किस जहरीली गैसों का रिसाव हुआ था, किसका जो है रिसाव हुआ था। देखो ये मिथाइल आइसोसाइनेट का किसका हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। चलिए अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है। हर चरण पर ऊर्जा जो है क्या होती है। देखो ये घटती है, क्या होता है, ये जो है घटती है। ठीक है, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा कि घटती है। चलिए अगला प्रश्न है कि केक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है। केक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन जो है ये क्या है। केक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन जो है ये क्या है। देखो ये पूर्णाभ क्या हो जाएगा, पूर्णाभ पर्व एवं पूर्णशूल क्या हो जाएगा, पूर्णशूल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, यानी कि आपतन का कोण जो है किनके बीच का कोण है। देखो सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण क्या हो जाएगा, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा में जो है क्या होता है। देखो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। क्या होता है कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों ही क्या होता है, बदलता है। जैसे कि हम बात कर लें तो यहाँ यानी कि ये हो गया हमारा क्या चाहते हैं, मतलब एक दिशा, ठीक है, और इधर यदि हम जाते हैं तो ये माइनस यानी कि पॉजिटिव में चला जाएगा, इधर जाएंगे तो नेगेटिव में चला जाएगा। यानी कि दिशा यानी कि जहाँ मतलब भी यदि हम यहाँ पर यदि कुछ देर के लिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोणीय यानी कि किसी भी मतलब वोल्टता के लिए, ठीक है, साइन से यदि हम किसी एक वोल्टता के पीक टू पीक मान को यदि प्लस भी तो देखो ये सभी मतलब बहुत फैक्ट बड़ा हो जाएगा। तो इसको बताने से अच्छा है कि सिर्फ इसका आंसर आप याद रखना है कि ये जो होता है कि धारा की दिशा और धारा का मान दोनों ही बदलता है। क्या होता है कि धारा का दिशा और धारा का मान दोनों ही क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। सिंपल से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को जो है क्या कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको हम लोग वर्ण पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग वर्ण पट्टी कहते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को जो है वर्ण पट्टी कहा जाता है। चलिए एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को समझना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है, यानी कि इसका त्वरण का मान जो है क्या होता है। यहाँ पे देखो दिए गए ग्राफ के अनुसार त्वरण का मान जो यहाँ पर शून्य है। क्या है, यहाँ पर जो है शून्य है।
चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर की, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, क्या हो जाए, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। पीछे की तरफ गिरने का आशंका का कारण जो है ये क्या है। देखो ये विश्राम जड़त्व, क्या हो जाएगा, ये जो है विश्राम जड़त्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा जो है ये क्या होती है। उत्पन्न ऊष्मा जो है ये क्या होती है। उत्पन्न ऊष्मा जो है ये क्या होती है। देखो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, यह विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I बटा sin R का मान होता है, यानी कि इसका मान जो है क्या होता है। इसका मान जो है क्या होता है। देखो ये μ2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है μ2 हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि दोनों द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। देखो ये G/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, G/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा G/2। कैसे होगा, तो देखो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बल के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि G, ठीक है, G हो गया और M1 क्या होता है, M1 M2 क्या होता है, M1 M2 और बटे का R², ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर M यानी कि M1 का मान जो है 5 हो जाएगा और M2 का मान जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुने का 10 करेंगे, क्या करेंगे, 5 गुने का 10, यानी कि इससे बढ़िया है कि यदि हम फिर इसको फॉर्मूला को पहले याद कर लो, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर बना देते हैं। देखो जैसे कि M1 का मान कितना था हमारा, 5 था और ये M2 का मान जो है ये 10 था। ठीक है, और R² यानी कि R का मान जो है कितना हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे सीधा सा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यदि हम बात करें तो इसको यदि हम काट दें, ठीक है, काट देते हैं तो काट दो, 10 से 10 बारे में चला जाएगा और ये 5 से 2 बारे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर बच कितना रहा है, सिंपल सा, यहाँ पर देखो आपको G बन रहा है, G कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, तो यानी कि G/2 बच रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा देता है, तो बल का मान क्या है ये बताना है। तो बल का मान जो है ये क्या है बताना है। देखो इसका आंसर यदि हम बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपना खुद से ही निकालिएगा, यदि नहीं बन रहा है तो स्पेशल एक वीडियो हमको जो है इस पर बनाना पड़ेगा। देखो यदि इसका हम बात कर ले तो 0.25 न्यूटन आंसर हम बता रहे हैं कि इसका आंसर जो होगा ये 0.25 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.25 न्यूटन। यदि आपसे नहीं निकल रहा है तो जल्द मतलब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम फिर से इस पर जो एक वीडियो शॉर्ट में बनाकर आपको बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित हो, तो एक ही दिशा में विद्युत जब प्रभावित होता है तो क्या होगा। देखो वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, तो वह जो एक दूसरे को जो है आकर्षित करेगा। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होगा तो वो एक दूसरे से क्या करेगा, आकर्षित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है मैथ का प्रश्न है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग जो है गुणनफल क्रमशः 6 और 3 हो तो समीकरण जो है यहाँ पर क्या होने वाला है ये बताना है। देखो मैथ का प्रश्न तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम शॉर्टकट में जो होगा उसको हम लोग बता देंगे। ठीक है, और डायरेक्ट हम जो है आपको आंसर बताते हुए चलेंगे और आपको जो अच्छी तरह से याद रखना है सिर्फ। चलिए द्विघात समीकरण यदि हम बात करें तो इसमें जो है मतलब क्या होता है फॉर्मूला, तो यानी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का मूलों का योग, मूलों का
योग, मूलों का योग क्या है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे मूलों का, यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ देर के लिए ही मूलों का योग, ठीक है। मूलों का योग प्लस x प्लस मूलों का गुणनफल। देखो इस तरीके से यदि आप फॉर्मूला को याद रखिएगा तो यहाँ पर जो है ये निकल कर आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। तो वो कैसे, तो फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग हो जाएगा 6x, और उसके बाद यानी कि टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो 81 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किसको किया जा सकता है। देखो सतत दशमलव का मतलब होता है कि दोनों को आपको भाग देना पड़ेगा। यदि हम इसको दोनों में भाग देते हैं तो ये जो हमारा निकल कर आने वाला है यानी कि 0.75, ठीक है। देखो सभी को याद रखना है। और यदि इसको यदि हम भाग देते हैं तो ये 4.36 क्या हो जाएगा, ये 4.36 हो जाएगा। सभी में भाग देना पड़ता है। और यदि हम अब इसमें भाग दे रहे हैं तो ये 3 पॉइंट का कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट का यानी कि 24। देखो सभी को याद रखना है। और यदि हम इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें कितना आने वाला है, यानी कि 3.52। देखो आप यहाँ पर बात करना है कि परिमेय संख्या यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या को सभी को मालूम होगा कि यदि हम सतत दशमलव के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि 124 बटा 165 जो है, इसको हम लोग जो क्या कर सकते हैं दशमलव प्रतिशत के रूप में जो हम लोग इसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, जैसा कि अभी आप लोग को हम बता चुके हैं कि इस तरीके से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि रूट अंडर 1 प्लस 25 बाय 144 बराबर 1 प्लस एक्स वाई बड़ा हो तो एक्स का मान जो है किसके बराबर है, ये बताना है। देखो इसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, नगड़ा में टंगड़ी जोड़ देना है, यहाँ पर भी टंगड़ी जोड़ देना है, बराबर कर देना है, उसके बाद वर्ग गुना कर देना है, ठीक है। तो यदि हम डायरेक्ट आंसर इसका हम बताएं तो इसका आंसर जो है आपका कितना आने वाला है, तो इसका आंसर जो है आपको 1 आने वाला है। कितना आने वाला है, 1 आने वाला है मात्र। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक वृत्त की त्रिज्या खंड की त्रिज्या r है, ठीक है, और उस वृत्त का मतलब केंद्र पर x डिग्री का कोण भी बना रहा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, ये बताना है। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कुछ नहीं होता है, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है तो आपका फॉर्मूला याद रखना है कि थीटा बटा 360 डिग्री क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू मतलब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर x बटा 360 क्या हो जाएगा, x बटा 360 पाई आर स्क्वायर कहाँ पर है, तो x बटा 360 पाई आर स्क्वायर जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखो यहाँ पर फॉर्मूला ही पूछ रहा है आपसे। चलिए अगला प्रश्न है कि दिया हुआ है कि मतलब मौसो इतना है बराबर इतना और लॉसो इतना बराबर इतना है, तो आर का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कोई इसमें कुछ करने की बात नहीं होता है। जैसे 253 है, ठीक है, 253 गुने का 444 कर देना है, मात्र इतना ही करना है आपको। और इसके बराबर में लेकर आपको चलना है। ये क्या है 253 क्या है कि 11, इसको 11 को भी ले लो, 11 गुणा 253 गुने का इसमें भी आर कर दो, ठीक है। अब ये ऊपर नीचा हो जाएगा। यहाँ से यदि हम देखो कैसे इतना पर समझ गया होगा। उसके बाद यदि देखो हम यहाँ पर करते हैं कैसे, तो यहाँ से यदि हम आपको आर का मान यदि हम निकाल कर बताएं तो ये हो जाएगा 253 का गुने का 444। देखो कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होता है, 11 गुने का 253। यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यदि आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो आपको 40 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो लघु खंड का क्षेत्रफल जो है ये क्या है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा।
तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो होता है 45 डिग्री, क्या होता है 45 डिग्री बटा 360 इंटू पाई, यानी कि पाई का मान जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस का हाफ इंटू 28, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान। यदि इस तरीके से आप निकालिएगा तो यहाँ पर जो है आपको कितना आंसर आने वाला है, तो यहाँ पर यानी कि 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आने वाला है 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है, 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, यदि एक त्रिभुज की शीर्ष भयमुख कोण 180 डिग्री है तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होने वाला है। बीच का कोण जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो बीच का कोण यानी कि 90 डिग्री का प्लस का हाफ, यानी कि बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो 90 डिग्री का प्लस का हाफ इंटू शीर्ष मुख का कोण। तो यहाँ पर यदि 90 डिग्री टोटल कितना है 90 प्लस का हाफ हो जाएगा गुणे का 130 डिग्री है, क्या 130 डिग्री है। तो 90 यानी कि 2 से इसको काट देना है तो ये 65 वाले में चला जाएगा, यानी कि 90 प्लस का 65 करेंगे तो 155, कितना हो जाएगा 155, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गुणनफल यानी कि 81, 82, 83 डैश 89 में कई अंक होगा, यानी कि क्या जो है कई अंक होने वाला है। देखो हम यहाँ पर बात करते हैं सभी संख्याओं की इकाई के अंकों का गुणनफल जो होता है ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 इंटू जैसे इंटू 9 9 यानी बराबर 0 चला जाएगा। ठीक है, सभी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ही हमारा क्या होने वाला है, ये 0 होने वाला है। कितना हो जाएगा ये 0, सिंपल से याद रखना है 0। चलिए अगला प्रश्न, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण की 3x स्क्वायर 8x प्लस का 2 बराबर 0 के मूल हो तो यानी कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होने वाला है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का 8/3, क्या हो जाएगा माइनस का 8/3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम निकालेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यदि इससे भी समझ में नहीं आया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लघुत्तम लेना है, अल्फा बीटा का लघुत्तम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू का बीटा, देखो समझना है। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बीटा प्लस का अल्फा, बीटा प्लस का अल्फा, तो अल्फा बीटा का मान जो सिर्फ आपको इसमें बैठा देना है। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान और ये हो गया सी का मान। ठीक है, सभी को बता दिए तो आपको इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया है। ठीक है, एक व्यापारी है जो कि किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया है। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य था, यानी कि वस्तु का सीपी जो है ये क्या था, वस्तु का सीपी जो है ये क्या था। देखो वस्तु क्रय मूल्य नहीं, कुछ तो x रुपया होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ से यदि हम करते हैं तो x गुने का 80, ठीक है यही होने वाला है, बटे का 100 और प्लस का 100। ठीक है, इसके बराबर में चला जाएगा तो x इंटू का 105 बटे का 100। ठीक है, इससे भी यदि हम कम जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना आने वाला है, तो इससे भी कम हम चलते हैं अब तो, यानी कि 25x/100 और उसके बाद 25 बराबर का 100 भी यहाँ पर चलने वाला है। तो यहाँ से यदि आप कीजिएगा तो सिंपल सा, यानी कि 25 चौका 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करना पड़ जाएगा, तो यानी कि x को तो ऊपर में यहाँ पर 1 है, नीचे में नीचे गुना हो जाएगा, यानी कि x, यानी कि x बराबर 400, कितना हो जाएगा x बराबर का 400 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा यहाँ पर 400। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर, क्या नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा जो है ये उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है कौन सी ऊर्जा जो है ये मतलब उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो है कौन सी ऊर्जा जो है ये मतलब उत्पन्न होती है। देखो ये नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये नाभिकीय ऊर्जा होता है।
बायोगैस का अवयव क्या है ये बताना है। बायोगैस का अवयव जो है ये क्या है? बायोगैस का अवयव जो है क्या है? देखो CH4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन का मान जो है कितना होता है? न्यूक्लियॉन का मान जो है ये कितना होता है? देखो ये न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में H2S प्लस Cl2-2HCl प्लस S यानी कि किसके मतलब क्या कर रहा है ये बताना है, व्यवहार बताना है आपको। देखो यहाँ पर Cl2 ऑक्सीकारक की तरह जो व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित अवंध है, यानी कि नाइट्रोजन गैस के अणु में क्या अवंध है बताइए। देखो त्रिसहसंयोजी क्या हो जाएगा? त्रिसहसंयोजी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिसहसंयोजी। चलिए अगला प्रश्न है कि इस अभिक्रिया में यानी कि 2Al प्लस 2Al प्लस 6H यानी कि प्लस का आयन है, उसके बाद डैश है Al3 का मतलब फिर आयन और प्लस का 3H2, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? यहाँ पर बताना है कि किसका ऑक्सीकरण जो है ये हो रहा है। देखो यहाँ पर Al का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है ये क्या है? ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है ये क्या है? देखो ये समावयव क्या है? यह समावयव। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समावयव। अगला प्रश्न है कि 1 बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH माइनस की सांद्रता होगी। ये 10 का पावर माइनस का 11। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तथा भार में आवेश जो है ये क्या है? तो ये 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। अगला प्रश्न है कि ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। यह जो है कागज पर चिन्ह जो है अंकित कर सकता है। ठीक है, और आप 100 में से कितने जो है सही किए हैं ज़रूर बताइएगा।